नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के सुपरस्टार, उनका बेटा आर्यन खान कई हफ्ते से जेल में बंद है और अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। लेकिन अब जिस तरह से जो हमारे सामने सूचनाएं सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी फिल्म की कहानी है, ऐसा लगता है कि किसी फिल्म की पटकथा लिखी गई है, क्योंकि एक युवा 23 साल के एक लड़के के ऊपर चार्ज ये लगा कि उसने ड्रग्स का सेवन किया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का वो एक हिस्सा है और इसीलिए अब तक उसको बेल नहीं मिल पाई है। इतने गंभीर चार्जेस लगाए गए। लेकिन अब जो सूचनाएं आ रही हैं, चौंकाने वाली घटना जो सूचनाएं सामने आ रही हैं वो ये कि जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं समीर वानखेड़े, यानी कि जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, अब उनकी जांच होगी। उनकी जांच एनसीबी करेगा, यानी कि एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं कि जो इस मामले में प्रमुख गवाह हैं, जो गवाहों में से एक है, उसको बाध्य किया गया कि वो एक ब्लैंक पेपर पर साइन करे और ये मामला कहीं ना कहीं 8 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की फिरौती या वसूली कह सकते हैं, वसूली से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह के गंभीर चार्जेस लग रहे हैं। एनसीबी ने खुद ये कह दिया है कि अब इस पर जो है इंटरनल इंक्वायरी होगी इनके खिलाफ, यानी कि जो व्यक्ति जांच कर रहा था अब उसके खिलाफ जांच होगी। तो ऐसे में क्या ये अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे? क्या समीर वानखेड़े को ही इस जो चल रहा है ये केस, उसके इन्वेस्टिगेटर वो बने रहेंगे? ये एक अहम बात है कि अब इस मामले में जो एक नया मोड़ आ गया। दूसरी बड़ी बात, एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जो लगातार एक के बाद एक पर्दाफाश करते रहे हैं इस पूरे मामले में, अब उन्होंने एक नया पर्दाफाश किया। उनका ये कहना है कि उनकी जो एक तरह से वानखेड़े की जो पर्सनल इंटेग्रिटी है और एक तरह से ये कानूनी जुर्म भी है, जो उन्होंने सर्टिफिकेट को ट्वीट करके ये बताया है कि वो जन्म से, उनका ये कहना है कि वो जन्म से मुस्लिम व्यक्ति हैं, यानी उनका धर्म जो है मुस्लिम है, और उन्होंने ये फर्जीवाड़ा करते हुए रिजर्व्ड कैटेगरी में, आरक्षित कैटेगरी में अपना उन्होंने एग्जाम दिया और उसकी वजह से वो आईआरएस बने इस कैटेगरी में एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि ये एक रिजर्व कैटेगरी है। यानी कि उन्होंने ये कह रहे हैं कि अपनी पहचान भी गैर कानूनी तरीके से बदल कर दिखाई, जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तमाम आरोप हैं नवाब मलिक के, जिसको दूसरे शिवसेना के नेता संजय राउत, उन्होंने भी उसको बैक किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे की मांग की जा रही है, खाली पन्ने पर साइन कराने वाली बात चौंकाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं मुख्यमंत्री, वो पहले ही ये बात कहते रहे हैं कि ये केस महाराष्ट्र की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है। यानी कि साफ तौर पर आप ये देखिए कि अब कई हफ्ते बाद ये मामला सिर्फ आर्यन खान तक सीमित नहीं है। तो सवाल ये सीधा बन रहा है कि जब संकट की इतनी गंभीर ये जो पल, ये जो घड़ी शाहरुख खान के पास के ऊपर आई, उनके जीवन का शायद सबसे गंभीर संकट, जो कि उनके परिवार को एक तरह से एक परिवार पर एक जो संकट आया, इस दौरान जो बॉलीवुड के अलग अलग लोग हैं, जो बॉलीवुड में उनके साथी हैं, जिनके साथ उन्होंने काम किया, पिछले 30 साल उन्होंने बॉलीवुड को दिए, आखिर वो क्यों खामोश हैं? तो दो महत्वपूर्ण बातें इस कार्यक्रम में हम इस पर चर्चा करेंगे। पहली बात कि अब कानूनी जो एक तरह से फेट है, जो भाग्य है, वो क्या होगा इस मामले का। दूसरी तरफ कि जो सामाजिक हिसाब से अगर देखा जाए कि बॉलीवुड की खामोशी इस पूरे मामले पर क्या बताती है। तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रस्तावना में कहा कि 2 अहम इस मुद्दे को लेकर एक एंगल है। पहली बात तो यह है कि इसको कानूनी लिहाज से कैसे देखा जाए, और दूसरी बड़ी बात कि सामाजिक अगर जो एतबार से अगर हम इसको देखें तो किस तरह से देखें। शाहरुख खान, उनका बेटा आर्यन खान, जाहिर है इन दोनों को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते, और शाहरुख खान को जो बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उससे अलग करके हम नहीं देख सकते। मेरे साथ अवनी बंसल मौजूद हैं, जानी मानी वकील हैं। द वायर पर आप उनका कार्यक्रम देखते हैं, हमारा संविधान, बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसको आप पसंद करते हैं, और इसीलिए अवनी को हम यहाँ पॉपुलर डिमांड में पर लेकर आए हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि अवनी बंसल से वो समझना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को कानूनी लिहाज से किस तरह से समझा जाए, और खासकर जिस तरह से कल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो तमाम ये आरोप लग रहे हैं कि ये सीधे तौर पर ड्रग से अलग होकर ये किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसा मामला नजर आ रहा है। तो क्या सिर्फ ये कहने की बातें हैं, या अगर कानूनी अगर भाषा में देखा जाए तो इसके कोई मायने हैं या नहीं? दूसरे खास मेहमान मेरे साथ द हिंदू के पत्रकार अनुज कुमार मौजूद हैं। कई सालों से फिल्मों पर वो लिखते रहे हैं। मैं नहीं जानती कि उनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन कितनी होगी, लेकिन आउटसाइड बैठकर जो व्यक्ति फिल्मों को देख रहा है वो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या शाहरुख खान आज
अकेले खड़े हुए हैं 30 साल से ज़्यादा इस फिल्म इंडस्ट्री को देने के बाद। दरा फारूकी तीसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। दरा फारूकी वैसे तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन मुझे जो याद है कि उनकी जो सबसे मशहूर चीज़ जो मैंने देखी वो डेढ़ इश्किया नाम की फिल्म जो उन्होंने लिखी, और अभी भी मैं हमारे कार्यक्रम में आने से पहले वो बता रहे थे कि पूरी रात लिखते रहे हैं। तो काफ़ी कमिटेड प्रोफेशनल हैं जो अपने अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वो लोग जिनको हम ए लिस्टर लोग एक्टर्स कहते हैं या जिनको हम स्टार्स कहते हैं, उनके अलावा भी इंडस्ट्री में लाखों लोग हैं, वो शाहरुख खान के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनका बोलना ज़रूरी है या उनकी खामोशी में भी समर्थन है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अपनी सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल जिसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि अब ये देखिए कि एनसीबी के जो चीफ हैं, जो ऑफिसर हैं, जोनल ऑफिसर, उन्हीं के खिलाफ, यानी जिसको जांच करनी थी, जो जांच कर रहा था पिछले कई हफ्ते से, उन्हीं के खिलाफ अब जांच बिठा दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चार्जेस हैं एक्सटॉर्शन के, ये कोई बहुत नॉन सीरियस चार्जेस नहीं हैं। अरफा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए, इसको एक यहाँ पे एक लीगल पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि आर्यन खान का जो केस है, ये सिर्फ क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है कि ये कोई व्यक्ति है जिसका सेलिब्रिटी स्टेटस है। तो ना उस सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जा सकता है, ना उन्हें किसी प्रकार से स्पेशल प्रेशर में डाला जा सकता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये केस जो है मेरे मेरे ख्याल से एक इंडियन लीगल सिस्टम का टेस्ट भी है। अब यदि उसको केवल लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मीडिया, हवाबाजी, उसके पीछे की पॉलिटिक्स, यदि इन सब चीज़ों को बाजू रख दिया जाए और केवल लीगल सवाल पूछा जाए कि क्या आर्यन खान के खिलाफ जो सबूत जमा हो पाए हैं, क्या उससे एक स्ट्रॉन्ग लीगल केस प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आर्यन खान से ना तो कोई रिकवरी हुई, ना उनके पास किसी प्रकार का नार्कोटिक सब्सटेंस उनसे बरामद हुआ, ना ही उनसे कोई पैसा बरामद हुआ। जो पूरा केस है उनके खिलाफ और उनके दो दोस्तों के खिलाफ, उसमें एक तो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। तो व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए भी जो फोन सीज किया गया, वो फोन किसी भी प्रकार से उसका पंचनामा अलग से पुलिस ने, एनसीबी अथॉरिटीज ने नहीं बनाया। व्हाट्सएप के अलावा आपके पास वॉलंटरी स्टेटमेंट है, मतलब जो लोग अक्यूज हैं उन्होंने ही अपना वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया है, उससे फिर वो बाद में रिट्रैक्ट कर गए, तो वो अपने आप में काफी वीक है। और अब आपके पास इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं। तो ये जो नया मोड़ इस केस ने लिया है कि जहाँ पे वानखेड़े जी के ऊपर इस प्रकार का चार्ज है कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं शाहरुख खान से पैसे लेने की कोशिश करी है, और ये जो पूरा मामला है ये दिखाता है कि इस केस में पहले ही एविडेंस बहुत कमजोर था। और अब यदि जो जोनल अथॉरिटी है, जोनल ऑफिसर इंचार्ज है, उन्होंने कोर्ट में ये कहा वानखेड़े जी ने कि भाई मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या टैंपरिंग ऑफ विटनेस किया जा रहा है, तो उसमें बड़ा सा सिंपल लीगल प्रोविजन है कि यदि आपके पास सबूत है कि आपको कोई फोन कॉल आया, आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, तो आप उसका एविडेंस पेश करिए, आप उसके लिए जो है वो कोर्ट केस भी कर सकते हैं। तो अब इसमें सच्चाई क्या है? केवल ये स्टेटमेंट्स हैं कि आपको डराया जा रहा है, या जो नया एफिडेविट सामने आया है कि आपने पैसे लिए हैं, इसे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इससे होता ये जरूर है कि आर्यन खान के खिलाफ में जो विटनेसेस हैं वो जरूर और कमजोर हो जाए। जी हाँ, इसके अलावा मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी, अपनी बहुत सारी जो खबरें हैं कंफर्म्ड अनकंफर्म्ड, खासकर उसमें जो नवाब मलिक हैं वो बार बार पर्दाफाश करते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है उस सूचना का जितना उनको मालूम है। क्या इसका इस केस से कोई लेना देना है? यानी जो पर्सनल इंटेग्रिटी है समीर वानखेड़े की, या उन्होंने जिस तरह से उनके कास्ट को लेकर या मजहब को लेकर गलत सर्टिफिकेट जमा करने की बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका केस से क्या लेना देना है। मैं ज़रूर आपसे जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन दो और मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं जिसमें हम बॉलीवुड को समझने की कोशिश कर रहे हैं इनके जरिए। अनुज, मुझे ये बताइए कि आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो आप लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को कोट करके वो सब बताइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये कहना ठीक है कि आज बॉलीवुड का बादशाह, सुपरस्टार अकेला खड़ा हुआ है जब उसके ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस आया, सबसे बड़ा संकट आया उसके जीवन का? तो जो चार्ज है वो सीरियस है। he is found accused of conscious possession of drugs. He has the knowledge, intention and motive. It is being alleged that he has the knowledge, intention and the motive to have those drugs. He knew that his friends are carrying those drugs. This is the charge. So it's not a simple charge. As far as Bollywood is concerned, it is following the wait and watch policy.
जो फ्रेंड्स हैं वो घर पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ वो एक डिस्पेंसेशन उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है, ही इज नॉट गिल्टी। लेकिन कानून अपना काम करेगा। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट, एक तो कानून का पक्ष है और दूसरा जो पक्ष है वो जो जो उनको एक क्रिएट किया जा रहा है नैरेटिव कि नहीं उनको जानबूझ के फंसाया गया है, वो किया गया है। So it will all play out. As far as Bollywood is concerned, there are people who are standing by him, who are giving quotes, who are talking to the media that अभी तो 23 साल का है, अभी तो छोटा था, तो अभी तो बच्चा है, कुछ नहीं किया है. This government is kind of it's a vindictive politics of the government. They might want to tackle Shah Rukh Khan. But Shah Rukh Khan is the way he has behaved, he has taken it very kind of in a dignified fashion. He hasn't come out in public, he hasn't made any statement. और वो शायद इसीलिए है क्योंकि वो सीरियसनेस ऑफ चार्जेस को जानते हैं. शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनको पता है कि कानून शायद कैसे काम करता है, तो वो अलाउ कर रहे हैं फॉर द लीगल थिंग्स टू प्ले आउट. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी हम अभी इंटरमिशन तक भी पहुंचे हैं फिल्म के, तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि वो अनु, जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात से, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आरोप गंभीर हैं, लेकिन दो तरह के लोग दिख रहे हैं, जो कि ओपनली बोल रहे हैं और वो लोग जो नहीं बोल रहे हैं. क्या पोलराइज नज़र आ रही है इस पर इंडस्ट्री या नहीं? दरा फारूकी, मैं अभी एक बहुत जानी मानी फिल्म अदाकारा से बातचीत कर रही थी, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं उनका नाम नहीं लूँगी. वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं है, वो कह रही थी कि हर तरफ से अगर देखा जाए तो जब ही माना जाता है कि बॉलीवुड बोल रहा है, जब सपोजिटली जो ए लिस्टर्स हैं, तीनों खानों में से कोई बोलेगा, या और जो बड़े स्टार्स हैं या जो मशहूर फिलहाल अदाकाराएं हैं वो बोलती हैं, तभी ये माना जाता है कि बॉलीवुड बोल रहा है. अगर ए लिस्टर्स नहीं बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है. तो वो शिकायत ये कर रही थी कि ये भी लोगों का नज़रिया है देखने का. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, राइट विंग में भी देखा जाए, जो सपोजिटली अभी देखा है पिछले कुछ सालों में हमने, जो लोग जिन्होंने साइड्स भी स्विच की हैं, जैसे सुनील शेट्टी या रवीना टंडन. सुनील शेट्टी का तो मुझे नहीं मालूम, पॉलिटिकल शायद उनका कोई उस तरह से टिल्ट नहीं है, लेकिन रवीना टंडन, ये इस तरह के लोग भी बोले हैं जो अदरवाइज इस डिस्पेंसेशन, इस सरकार के नज़दीकी माने जाते हैं. क्या आप ये बात मानते हैं कि ए लिस्टर्स का ही बोलना ज़रूरी है, या इंडस्ट्री में इसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है? जी, अभी अवनी एक बात बोल रही थी और सर भी एक बात बोल रहे थे. अवनी ने वर्ड यूज़ किया था कि बरामद नहीं हुआ है कुछ भी, और सर ने कहा कि पोजेशन नहीं है. तो एक्चुअली इसमें एक बात बोलना ज़रूरी है दैट शाहरुख खान, आर्यन खान इज इन पोजेशन ऑफ अ सरनेम कॉल्ड खान. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. मतलब ये बरामदगी हो गई है, आप ये कह रहे हैं ये तो बरामदगी हो गई है, ये तो बरामद हो गया है, कम से कम खान सरनेम तो बरामद हो चुका है. तो उस चीज को इग्नोर करना ना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. खैर, अब दूसरा जो आपने सवाल किया उसके ऊपर बात यह है कि आप इसको इस तरह से देखिए कि बड़े स्टार्स के फॉलोअर्स जो हैं वो 25 मिलियन है. मेरे जैसे आदमी के फॉलोअर्स 5,000 हैं. तो अगर हम जैसे बहुत सारों को बोलना पड़ेगा टू अराइव एट दैट 25 मिलियन फिगर. तो इन अ वे यू हैव टू रियलाइज दैट व्हेन अ बिग स्टार स्पीक्स फॉर समथिंग इट हैज अ फार लार्जर रीच. तो हम जैसे अगर 50,000 भी बोलते रहे ना, तो शायद हम जाके वहां पे पहुंचेंगे, जो कि इंडस्ट्री में इतने लोग नहीं. तो उनकी बात सही है कि बहुत सारे बोल रहे हैं, बट देखिए वही वाली बात है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की. तो बहुत सारे सुनार बोल रहे हैं अभी, एक आध लोहार भी बोल लेगा तो शायद बहुत फर्क पड़ेगा इस बात के ऊपर. आई थिंक आप इसलिए फॉलोइंग के हिसाब से कह रहे हैं. लेकिन एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए इधर आप, कि क्या जो उनकी बात से मुझे लग रहा था, और भी कई लोग इस बारे में लगातार ये कहते रहते हैं कि आपको नहीं मालूम है, आप दिल्ली में वहाँ बैठी हैं, आप पत्रकारिता करती हैं, कि हमें कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी बोलने की, फॉर स्पीकिंग आउट. तो बार बार जिस कीमत का जिक्र होता है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये सरकार बदल जाने से जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल गया है, जिसमें एक तरह की ख़ास आइडियोलॉजी के सामने आपका समर्पण बहुत ज़रूरी
है, जिस तरह की सरकारी नीतियां हैं उनको बढ़ चढ़कर खुलकर उनका समर्थन बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप खामोश भी रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। किस तरह की कीमत की बात हो रही है? If I'll be really truthful to you, and this is a normal chatter here, I don't think people are scared of the sarkar that much. मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, जिस बारे में हम लोग अक्सर बात नहीं करते हैं और जो कि सबसे बड़ा चेंज हुआ है ना इंडिया के अंदर, वो है इंडियन जुडिशरी। सी, जब आप फारूकी को, अपना जो कमेडियन है, स्टैंड अप कमेडियन फारूकी को, जब आप जेल में रख सकते हो सिर्फ इस चीज के ऊपर कि ये बोल सकता था, तो मसला ये होता है कि जब आपका कोर्ट ये मैसेज भेज रहा होगा ना, तो आपको मालूम है कि आपके पास यू हैव नथिंग टू फॉल बैक टू। And this is something that we really miss out on in normal discussions. We keep on saying people don't have courage to speak. Actually, no. People don't have a safeguard to speak anymore. Why? Because our courts used to be somewhere around to safeguard us. Now we know that they will actually come after us, supporting the government. And that is what has changed. सबसे बड़ा जो फर्क आया है अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर, जो आज हर इंसान एटलीस्ट इंडस्ट्री में तो फील करता है, वो ये है कि आपने बोल तो दिया और बोलने के बाद मान लिया किसी ने आपको अरेस्ट भी कर लिया। अब आप झूठा केस प्रूव करने के लिए कोर्ट जाते थे। अब अगर कोर्ट में प्रोटेक्शन नहीं है ना, तो फिर आपके पास रिकोर्स नहीं बचा कोई भी। अब आप कहाँ जाएंगे? कहीं जाने को ही नहीं है आपके पास, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो कि अब आपको बचा सके। वो लिटरली हमारे यहाँ तो ये जोक हो गया है कि अब तो सिर्फ समंदर बचा है बंबई के अंदर, कि जाना है तो अब समंदर की तरफ चले जाओ, उसके अलावा कहीं और जाने को बचा नहीं है। तो when you are, see, the problem is that it's the collapse of institutions which we don't talk about much. We keep on talking about celebrities not talking. Because you see, that's an easy thing to talk. You have no skin in the game then. And it's something that you can, मतलब hit and scoot वाला सीन हो जाता है वहां पे कि हाँ आपने बोल दिया कि साहब ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं। But in reality, the problem is far greater. It's the collapse of institutions in India. That's why बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। तो ये दराब साहब ये बताइए, अब जब जिक्र होता है संजय दत्त के वक्त का, वो तस्वीरें भी लोग निकाल लाए जिसमें तमाम बड़े बड़े स्टार्स ब्लैक कार्ड्स लेके खड़े हुए थे, और संजय दत्त से ज़्यादा गंभीर आरोप ये सोचिए कि हो नहीं सकता था। ये तो 23 साल का लड़का है जिसके ऊपर तमाम तरह के, यानी कि कोई साबित कोई चीज़ नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए संजय दत्त के ऊपर कितने ज़्यादा गंभीर चार्जेस थे। उसके बावजूद तमाम लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, ब्लैक कार्ड लेके खड़े हो गए। तो क्या जिस रूल ऑफ लॉ का आप जिक्र कर रहे हैं, कानून के राज का, तो ये भी एक खासकर एक फ़र्क पैदा होता है अवनी कि क्या कानून का राज 90s में ज़्यादा बेहतर था अब के मुकाबले 30 साल गुजर जाने के बाद? अवनी, मैं बात कर रही थी अभी जो ये फैब इंडिया का पूरा केस हुआ, और मैं ये सोच रही थी कि अगर फैब इंडिया ने स्टैंड ले लिया होता और ये कहते कि नहीं हमारा जो एड कैंपेन है हम इसी के साथ खड़े रहेंगे, हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे, तो पूरी तस्वीर बदल जाती। लेकिन फिर ये सोचा कि शायद जिस कानून के राज का, जिस रूल ऑफ लॉ का जिक्र कर रहे हैं दराब फारूकी, अगर फैब इंडिया को इस बात का एश्योरेंस होता तो शायद फैब इंडिया खड़ा होता अपने दो पैरों पर। अरफा, इंडियन लीगल सिस्टम का जो तारीफ थी वो दुनिया भर में थी। ये कहा जाता था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पूरे PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जुरिस्प्रूडेंस को जन्म दिया। तो हमारा लीगल सिस्टम जो है वो सिर्फ ना सिर्फ भारत में लेकिन अराउंड द वर्ल्ड बहुत इज्जत से देखा जा रहा है। और आज का ये दिन है इस सरकार के अंदर कि वॉशिंगटन पोस्ट ये सवाल खड़ा कर रहा है कि 2 सेलिब्रिटी के बच्चों पर केस चल रहा है। एक तरफ है बॉलीवुड का एक्टर शाहरुख खान, उनके बेटे के ऊपर, और दूसरी तरफ है जूनियर होम मिनिस्टर और उनका बेटा आशीष मिश्रा, जो दिन दहाड़े किसानों पर ट्रैक्टर चला देता है, और उस पर अभी तक इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, आर्यन खान के केस में एक चीज ये समझना जरूरी है लीगल पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे कोई हम स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। NDPS का जो एक्ट है सेक्शन 27A जो स्मगलिंग और ट्रेडिंग की बात करता है, उसे आर्यन खान के केस में यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है कि उनके दोस्तों से 5 ग्राम या 6 ग्राम नार्कोटिक सब्सटेंसेस जो है वो बरामद की जाते हैं। उस पर इतना हल्ला, और हल्ला होना चाहिए, केस चलना चाहिए, उसमें सवाल नहीं है, और उस पर इतना हल्ला, और जहां मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन एक तरफ हजारों केजी का नार्कोटिक सब्सटेंस बरामद किया जाता है और वहां पे चुप्पी। तो कानूनी सिस्टम के ऊपर ये जो एक आम आदमी या औरत की राय है कि आप बड़ी मछलियों को तो जाने देते हो, आप छोटी मछलियों को पकड़ लेते हो। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे दराब ने कहा कि क्योंकि उनके नाम के आगे खान लिखा है,
या सवाल ये है कि बॉलीवुड को एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आप चुप रहिए और आप यदि चुप नहीं रहते हैं तो उसकी क्या सजा होगी ये देख लीजिए। यदि आपके बच्चे कहीं पे पार्टी कर रहे हैं और आपके उनके दोस्तों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस मिलता है तो आपको इतने दिन जो है वो जेल में बिताने पड़ सकते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मेरा मतलब है देखिए कानून को अपना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन एक जो आम इंसान का विश्वास है कानून में या जुडिशरी सिस्टम में, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टेस्ट में है। और वो टेस्ट यदि हम फेल कर गए तो जैसे कि दराब ने कहा, लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बच गया। देखिए पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन लीगल सिस्टम का ये काम है कि दोनों को बराबर नजरों से देखे। तो एक तरफ आर्यन खान और एक तरफ आशीष मिश्रा, इतना डिफरेंस क्यों? ये सवाल मेरे ख्याल से हमें पूछना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बहुत अहम बात है ये। और मैं इससे आपसे लीगल केस के बारे में पूछूंगी कि अब यहाँ से आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं, क्योंकि कल फिर सुनवाई होनी है 26 तारीख को। क्या फाइनली किसी ने कभी सोचा था कि शाहरुख खान का बेटा इतने दिन जेल में जाएगा? हालांकि जो आपने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन किसी को इस वजह से न छोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी का बेटा है, लेकिन इस वजह से भी परेशान ना किया जाए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी का बेटा है। तो दोनों अपने आप में ये जायज़ सवाल हैं। अनुज, मुझे ये बताइए, आपके शाहरुख खान, मतलब मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एक न्यूज़ वेबसाइट पे छपा हुआ था और शायद उसने मेरे दिल की बात कह दी थी कि जिस हम खान नाम की बरामदगी का जिक्र कर रहे हैं वो तो शाहरुख खान से 30 साल पहले बरामद हुआ था। उसके बावजूद भी शाहरुख खान वो बन सके जो वो बनना चाहते थे। हालांकि फिर मुझे नसीरुद्दीन शाह याद आ जाते हैं जब मैंने उनसे सवाल पूछा शाहरुख खान के बारे में कि वो मुसलमान होने के बावजूद भी इतना बड़ा नाम बन पाए, तो उन्होंने कहा कि वो बिजनेस दे रहा है वो इंसान, चूंकि उसकी फिल्में हिट हो रही हैं, इसमें उसकी पहचान का कोई एक तरह से एहसान नहीं है कि इसके बावजूद भी वो बन पाया। खैर वो बहस किसी और दिन के लिए। लेकिन शाहरुख खान एक सुपरस्टार होने के अलावा एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर भी अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है कि भारत में क्या कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, भारत है तो मुमकिन है, इंडिया है तो मुमकिन है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस केस के बाद एक जो ब्रांड वैल्यू और जो ब्रांड इमेज है शाहरुख खान की, उसको धक्का पहुँचेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी ब्रांड वैल्यू इससे कुछ अफेक्ट होगी। उनकी करीब $52 मिलियन के अराउंड उनकी ब्रांड वैल्यू आंकी जाती है। तो और इसके पीछे एक रीज़न है कि हम इस केस को कैसे देख रहे हैं। मुझे लगता है हम एक जो नैरेटिव दूसरी साइड से बिल्ड किया जा रहा है उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। जो सेक्शन 35 है उसमें प्रिजम्पशन का वर्ड यूज किया गया है, यानी उसमें प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो गिल्टी हो सकते हैं। नाउ द ओनस लाइज ऑन द एक्यूज टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। एंड शाहरुख खान की जो लीगल टीम है वो उसको उसी तरह फॉलो कर रही है। केस के जो बाहरी तत्व हैं वो वीक हैं, जो उसके साथ जो सराउंडिंग चीजें हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि केस बहुत वीक है। जो वानखेड़े साहब पर आरोप लगे हैं, जो विटनेस की जो खबरें आई हैं वो सब आई हैं, तो उनको पता है कि अल्टीमेटली वेयर इट विल लीड इट टू। सो ही इज नॉट प्लेइंग टू द गैलरी एंड ही इज फॉलोइंग द बुक। सो हमको वही नहीं, लेकिन अनुज मुझे बताइए कि अभी केंद्र सरकार में मंत्री अभी रामदास अठावले ने ये कह दिया कि शाहरुख खान को अपने बेटे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देना चाहिए। मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ वो कि एक आम जनता के सामने कितने बड़े स्टार की एक इमेज होती है, और हम जानते हैं कि हम जिस तरह का देश है, हम बड़ा आम जनता के सामने ये भी तो आ रहा है ना कि जो दो इन्फॉर्मेंट हैं वो ओपनली पब्लिक में बात कर रहे हैं, उनकी पोल खुलती जैसा लग रहा है कि वो वहां पे प्लांट किए गए थे। नहीं तो आम तौर पे ये होता है कि इन्फॉर्मेंट अपने को जनता में आकर रिवील नहीं करता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर वो जेन्युइन इन्फॉर्मेंट वहां थे तो उनका बचाव क्यों किया गया, उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई, उन्हें छुपाया क्यों नहीं गया? वो तो ओपनली सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। तो द थिंग्स आर प्लेइंग आउट ऑन देयर ओन, नोबडी नीड्स टू सेव हिम। ये जो कहा जा रहा है ना कि बड़े लोगों को साथ में आना चाहिए, बोलना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। द वे थिंग्स आर प्लेइंग आउट एवरीबडी सीइंग इट कि एक वीक केस है, तो उसमें और जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो थिंग्स तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान का बेटा जेल में है तो बहुत बड़ी बात हो गई। और शाहरुख खान मेरे ख्याल से इसी इमेज के साथ खेल रहे हैं, द श्रूड पर्सन, द विटी पर्सन, द इंटेलिजेंट पर्सन दैट ही इज। So he understands that how he is going to play out. So उससे कुछ नहीं होना। दूसरा बात रहा कि आम जनता की इमेज बहुत स्ट्रांग है। दूसरा
ये परसेप्शन तो जनता में आमतौर पे रहता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस उससे 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 उनकी इमेज पर इन जनरल कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हाल ही में एक बड़ी मैगजीन ने उन पे कवर स्टोरी निकाली है जब उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही है। तो ब्रांड वैल्यू में कोई फर्क पड़ रहा है इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। अभी उनका एड आया है कैडबरी का जिसमें वो वोकल फॉर लोकल हो रहे हैं, तो वो एक तरह से जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी कंपनी उनको एक ब्रांड के लिए क्यों इस टाइम पे उनको यूज करती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी ब्रांड वैल्यू का कोई फर्क पड़ आपको रहा लगता है कि ब्रांड वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा? यही सवाल मैं दरार फारूकी से भी पूछ लेती हूँ। दरार साहब ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस बात को। शाहरुख खान को पिछली 30 सालों में हमने एक अल्टीमेट लवर से लेकर फिर एक पिता की भूमिका में देखा, फिर हमने एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी देखा जो एक कारोबारी है, चाहे उनका एसोसिएशन IPL टीम्स को लेकर हो या खुद फिल्में बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत ही एक आदर्श व्यक्ति के तौर पर उभर के आए। वो हमेशा भारत में जो सेलिब्रेशन, जिस तरह से हम हर चीज़ का जश्न मनाना जानते हैं, उसको लेकर उनकी मजहबी पहचान के बावजूद उनका इतना राइज कर जाना और एक वाइडर जो एक्सेप्टेबिलिटी थी शाहरुख खान को लेकर, उस तरह की हमने एक इमेज देखी कि इस तरह से एक आदर्श पुरुष हो सकता है। आपको लगता है कि जब उन्हें एक फेल्ड पेरेंट के तौर पे दिखाया जा रहा है कि वो देखिए एक नाकाम बाप हैं, वो अपने बेटे को नहीं संभाल पाए, बेटा जो है वो ड्रग्स के उसमें फंस गया है, क्या आपको लगता है कि अनुज की तरह क्या आप ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आपको लगता है कि उनकी ब्रांड इमेज जो एडवर्टाइज़र हैं उनके सामने या उनके जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं करोड़ों की तादाद में, उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? ब्रांड वैल्यू इज अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क आई थिंक हियर। फॉर मी द लार्जर क्वेश्चन इज डिग्निटी। ब्रांड वैल्यू की क्या वैल्यू है अगर आपको डिग्निटी नहीं है? See, if they can drag you out of your house, if they can send people to your house and intrude your privacy, they can make your life hell with actually public cases going on in every studio. They can, मतलब आपकी डिग्निटी पे ऐसा वार हो रखा है कि आपकी इज्जत मलिया मेट हो गई है। देखिए, ये ब्रांड वैल्यू वगैरह ना अलग तरह की चीजें होती हैं। These are things which I don't understand, first of all. Secondly, I can't calculate. Somebody gives me a figure कि इनकी ये ब्रांड वैल्यू है और हम मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। वो सब मतलब वो बातें हैं, उनके बारे में अलग बात करेंगे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक आदमी है जो कि इज्जतदार आदमी है, जिसने कोशिश करी है कि वो इज्जत से ज़िंदगी जिए। आप उसको सड़क पे खींच के लाते हैं, आप उसको उसकी ज़िंदगी को पूरी दुनिया के अंदर नुमाया कर देते हैं। देखिए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ना अपने साथ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सैनिटी के लिए भी, और सही बात तो ये है कि वो आपकी इज्जत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके खुद आप अपने बारे में क्या फील करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिग्निटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप किसी आदमी की खींच के डिग्निटी पे वार करेंगे और उस आदमी की ब्रांड वैल्यू उससे बढ़ जाती है, तो आई डोंट थिंक शाहरुख खान उस तरह का आदमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे नहीं लगता शायद कोई भी इस तरह का आदमी होगा। जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आप इज्जत दूसरे वाले की इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करे। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हमने सबने अपने घरों में सीखा है कि इज्जत का मसला ये है कि आप सामने वाले को आप इसलिए कहते हैं कि वो आपको आपसे बात करे। अब अगर आपकी डिग्निटी पे सीधा सीधा वार हो रखा है और उसके अंदर आपकी आइडेंटिटी भी है, तो मुझे नहीं लगता ये ब्रांड वैल्यू इज दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज आप मुझे कल 100 करोड़ रुपए दे दें और बोलेंगे यार एक काम करो, सब तुम पे अंडे फेंकेंगे 4 हफ्ते तक, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 100 करोड़ के लिए तैयार हूँ। सो आई डोंट नो, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, दीज आर फेयरली जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। दीज आर इररेलेवेंट फॉर मी। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी इज्जत। और अगर कोई कहीं से ये ऑर्डर आ चुका है कि इस आदमी की इज्जत खराब करनी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। एंड दैट इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन फॉर मी राइट नाउ।
जी हाँ, और कोई ऐसा तराजू नहीं है कि इसमें तोला जा सके जिसको आप कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, एक अलग नज़रिया भी दिया इस बहस को। अपनी बिल्कुल आखिरी बात अब ये बताइए, ये मामला कहाँ जा रहा है यहाँ से? क्या जो जिस तरह से जांचकर्ता पे जांच बैठ रही है, जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आ रही हैं, जिसका अनुज भी जिक्र कर रहे हैं कि जनता जो उनकी फिल्में देखती है वो ये भी देख रही है कि पब्लिकली आके कैसे गवाह कह रहे हैं कि ये तो करोड़ों का धंधा हो रहा है, ये तो वसूली का मामला है। तो ये मामला अब आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि आर्यन खान से भी बाहर निकल गया है ये मामला? बिल्कुल अरफा, ये केस जो है अब सिर्फ आर्यन खान तक सीमित नहीं है। पहला सवाल तो यहाँ पर मेरे लिए जो फोकस में है लीगल पर्सपेक्टिव से, वो है एनसीबी का रोल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिनका एम एंड ऑब्जेक्टिव है इस देश में जो नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं उनका किस प्रकार से व्यापार को और डीलिंग को जो है बंद किया जाए। अब ऐसे में ये बात सही है कि देश में ड्रग्स का जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, लेकिन आपको यदि ड्रग्स के व्यापार को कंट्रोल करना है तो क्या आप जो छोटे-छोटे बच्चे यदि वो छोटा अमाउंट कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उनसे आप रिश्वत लेंगे और उनके ऊपर झूठे केसेस करेंगे? एक ये सवाल है। मैं आर्यन खान के केस पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने खुद डील करे हैं अरफा एज़ एन इंडिपेंडेंट लॉयर, कि जहाँ पे आप किसी ड्रग डीलर को पकड़ते हैं, उसके फ़ोन में से कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालते हैं, उन सब लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं और आप बोलते हैं कि भैया पुलिस ये बोलती है कि यदि हमको घूस नहीं मिलती है, तो आपके ऊपर केस करा जाएगा। तो आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक बहुत अंडरग्राउंड करप्ट सिस्टम चल रहा है। ये आर्यन खान का मामला है इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए ऐसे कितने सारे नौजवान हैं जिनके ऊपर न जाने कितने सारे केसेस जो हैं वो अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं। उन केसेस के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा, एनसीबी के पास सारा पैराफर्नेलिया है, उसके बाद यदि आप कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं ला पाते हैं, आपको इंडिपेंडेंट विटनेसेस के ऊपर रिलाई करना है, और आपका खुद का विटनेस था जो अब ये कह रहा है कि भाई आपका विटनेस जो है वो खुद कह रहा है या उनका बॉडीगार्ड कह रहा है कि भैया ब्लैंक सिग्नेचर और ब्लैंक कागजों पे सिग्नेचर करवाया है एनसीबी ने। तो ये सारी बातें खुल के इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें आर्यन खान इन्वॉल्व है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बड़ा इश्यू है कि इंडिया में ड्रग को आपको कंट्रोल करना है, तो आप सेलिब्रिटीज के ऊपर जा रहे हैं। इसके पहले भी, ये पहली बार नहीं है, आप अलग अलग सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं, और ये सेलिब्रिटी को टारगेट करने का जो माजरा है वो समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगी कि अक्षय कुमार का T20 मैच में अमित शाह के बेटे के साथ साथ में बैठना इस मामले से कैसे ताल्लुकात रखता है, लेकिन मुझे वो ताल्लुकात दिखता है। मुझे दिखता है कि सुपर एक अक्षय कुमार की तरफ शाहरुख खान, और आप जो आप इसके साथ पार्टी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए लीगल दृष्टिकोण से। लेकिन आज के समय पे वो बैलेंस नहीं नजर आ रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि आर्यन खान ने गलत किया, पहली बात तो आप एविडेंस देखिए, आप मीडिया की बात में या जो एनसीबी कह रहा है ये देखिए कि सबूत क्या है। दूसरी बात, क्या ये सबूत इतना पुख्ता है कि जब आप व्हाट्सएप चैट पे रिलाई कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को बेल डिनाई होनी चाहिए। तीसरी बात कि ड्रग्स के जो सीजन मामले बाकी सामने आए हैं, अभी तक एनसीबी उन पर मौन क्यों बैठा है? तो अचानक से एक दिन एनसीबी उठता है और उसको लगता है कि भाई हमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिली है कि मुंबई जाकर बच्चे में पार्टी कर रहे हैं और हम जाके वहां पे जो है रेड करते हैं, और वो मामला इतना बड़ा हो जाता है। तो ऐसे मामले में क्या हमारी जुडिशरी न्यूट्रल है, क्या हमारा लीगल सिस्टम न्यूट्रल है, और हमारा लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं क्या राजनीति से प्रभावित नहीं हो रहा है? ये मेरे ख्याल से लीगल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं अपनी जी। तो ये जो केस इवॉल्व होगा, इस केस को तो हमें देखना ही है अल्फा, लेकिन समझना ये है कि इस केस से हम जो लीगल सिस्टम का टेस्ट है उस पर हम सक्सेसफुल हो पाते या नहीं हो पाते, ये मेरे लिए ज्यादा नहीं। क्या हमारा कानूनी तंत्र राजनीति से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरी अहम बात आपने कही कि हमारे जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसका भी एक तरह से टेस्ट है, इम्तिहान है कि वो उसमें पास होता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।